हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसके अंदर हमारा जो कोशिश है कि जो लोग यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम रेगुलर बेसिस पे एक एमसीक्यू जो है अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन एक सीरीज जो है शुरू की हुई है काफी देर से। तो वही सीरीज का थर्ड पार्ट मैं लेके आई हूँ जिसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट से मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही क्या है कि आई हैव ए टेलीग्राम ग्रुप जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है। उसका लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। Before explaining the MCQ, this is my app, Agusum app, which is relevant for the student of economics, commerce, and management. And this is my WhatsApp number 79731 79091। और काफी सारे कोर्सेज मैंने यहाँ पे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के डले हुए हैं। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी इसके अंदर अवेलेबल है और कोर्सेज भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भेज सकते हो। यूजीसी नेट कॉमर्स और यूजीसी नेट मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। दैट इज आल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। मेथोडोलॉजी जो है दैट विल बी थ्रू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी देयर, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज समराइज नोट्स विल बी गिवन, डाउट सेशन विल बी देयर। एमसीक्यू, क्योंकि ये यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट जो है एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे एमसीक्यू काफी सारे शेयर किए हुए हैं। तो इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अदरवाइज आप इसको गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। सो फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है दैट इज द ब्लैक एंड शोर प्राइसिंग मॉडल इज यूज्ड फॉर, इज इट फॉर ऑप्शन, इज इट फॉर फ्यूचर, इज इट फॉर फॉरवर्ड एंड ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, फॉरवर्ड के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्लैक एंड शोर प्राइसिंग मॉडल है दिस इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग। अब हम इसको देखते हैं कि जो ब्लैक एंड शोर मॉडल है इसको हम ब्लैक शोर मटन मॉडल भी कहते हैं। इसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर मैं डिटेल के अंदर वीडियो भी डालूंगी। ये मैथमेटिकल मॉडल है जिसके द्वारा हम ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइसिंग डिटरमिन करते हैं। 5 इनपुट्स इसके अंदर यूज होते हैं, दैट इज द एसेट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, इंटरेस्ट रेट, टाइम टू एक्सपायरेशन एंड वॉलेटिलिटी। देखो जो ऑप्शन होती है ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर दो पार्टी जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जो ऑनर है उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो खरीद सकता है या इसको सेल कर सकता है। ऑब्लिगेशन नहीं होती, उसके पास ऑप्शन होती है। डिवैल्यूएशन मींस रिडक्शन इन द कंट्रीज एक्सपेंसेस, कि जो देश के एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, या इंपोर्ट कम हो गया है, या एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी जो है उसके अंदर रिडक्शन है। नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द राइट आंसर? डेफिनेटली इट इज द रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। जैसे मान लो हम 70 रुपीज दे के $1 प्राप्त करते हैं, अब 75 हो जाता है, तो ये हमारी करेंसी डीवैल्यूएशन हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। अब हमें ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं $1 को लेने के लिए, उसमें एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है और इम्पोर्टर को नुकसान होता है। डिवैल्यूएशन इज द डेलिब्रेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द कंट्रीज करेंसी वैल्यू। गवर्नमेंट जो करेंसी इश्यू करती है वो डिसाइड करती है कि मैंने अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू करना है। डीवैल्यूइंग ए करेंसी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ए कंट्री, क्योंकि एक्सपोर्टर जो होते हैं जब उनको फॉरेन करेंसी के अंदर अवेलेबल पैसा होता है तो वो इंडियन रुपीस के अंदर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है और इम्पोर्ट जो है हमारी एक्सपेंसिव हो जाती है। Yield to maturity is not affected by the annual interest payments, discount rate, redemption value, number of the year bond, current market price of the bond. YTM जो है इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला हुआ है, तो वहां पे आप डिटेल के अंदर इसको देख सकते हो। yield to maturity is not affected by the right answer is discount rate के द्वारा इफेक्ट नहीं होता ये। यील्ड टू मेच्योरिटी जैसे कि नाम से है कि हमने बॉन्ड खरीदा हुआ है, उसको हम मेच्योरिटी पीरियड तक हेल्ड करते हैं, तो यहाँ पे हम टोटल रिटर्न को एंटिसिपेट करते हैं। ये टोटल रिटर्न जो है दैट विल बी अर्न बाय ए बॉन्ड व्हेन इट मेक्स ऑल इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिपेज द ओरिजिनल प्राइस। तो ये एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड होती है जिसको एनुअल रेट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं और दैट इज नॉट इफेक्टेड बाय द डिस्काउंट रेट।
Given the equity multiplier as 4.55, the debt asset ratio of the firm according to DuPont analysis is it the right answer 0.22? Is it 0.78? Is it 1.28? Is it 1.56? Or we could say data is insufficient. So what is the right answer? Is it 0.78? How we have calculated? Even DuPont के ऊपर भी मेरा काफी डिटेल के अंदर वीडियो है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इक्विटी मल्टीप्लायर जो हमें गिवन है उसका फार्मूला है एवरेज एसेट एवरेज इक्विटी विच इज इक्वल टू 4.55। तो यहाँ पे हम जो इक्विटी मल्टीप्लायर डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट, तो एवरेज इक्विटी की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर 1 के अंदर से माइनस करके हम डेट अपॉन एसेट की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 0.78 आती है। Labor is it a tax? Is it a asset? Is it a share? Is it a stock? Is it a reference rate? So what is the right answer? Reference rate. So labor is what? The London Interbank Offered Rate. ये एक benchmark interest rate है at which major global banks lend to one another in the international interbank market for short-term loans. तो ये reference interest rate है. Letter of credit. Is it a short-term credit by bank to an importer? A guarantee to honor the bill of an exporter drawn within a stipulated time. Guarantee by bank to discount all the bills of an exporter. A short-term credit by the bank to exporter against a confirmed order. Is it second and third? So what is the right option? A guarantee to honor the bill of exporter drawn within a stipulated term. इसके ऊपर मैंने काफी सारे 3 साल जो है मेरा एलसी के ऊपर ही मेरा मतलब मैंने जो इंपोर्ट ऑफिसर के रूप में काम किया है, तो एलसी को ही साथ ही मेरा काम था। तो एलसी के अंदर क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है उसको गारंटी दी जाती है कि आपके जो बिल्स है उसका स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। के अंदर इंपोर्टर का बैंक होता है, एक्सपोर्टर का बैंक होता है। तो टर्नओवर रेशियो आर आल्सो नोन एज ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑब्वियसली इट इज द एफिशिएंसी रेशियो। जब हम टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने एसेट को एफिशिएंसी के साथ यूज किया है या नहीं किया है। तो वो हमें एफिशिएंसी रेशियो हम काफी सारे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर है, डाटा टर्नओवर रेशियो है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, बहुत सारे हम टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। द टर्नओवर रेशियो आर यूज्ड टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, हाउ इट यूजेस इट्स एसेट टू अर्न द रेवेन्यू। इट इज द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ कंपनीज एसेट एंड द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दैम। जैसे बहुत सारे रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, डाटा टर्नओवर रेशियो है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। The return on capital employed show how will the management has used the fund supplied by। कि जो रिटर्न हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर अवेलेबल होती है तो वो क्या चीज डिपिक्ट करती है, क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है? इक्विटी शेयर होल्डर को रिफ्लेक्ट करती है कि उन्होंने फंड्स प्रोवाइड किए हैं, या इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, या शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स, या डेटर्स। सो द राइट आंसर इज, क्योंकि हमें शेयर होल्डर भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिटर भी फंड प्रोवाइड करते हैं। So the return on capital employed show how well the management has used the fund which are supplied by the shareholder as well as by the creditors. Match list 1 and 2 and select the correct answer. यहाँ पे मैंने कोर्स नहीं दिए, सीधा ही मैंने आंसर दे दिया है ताकि मैं आपको समझा भी रही हूँ। डेट एंड सर्विस कवरेज रेशियो, क्या ये सॉल्वेंसी रेशियो है, क्या ये स्ट्रक्चरल रेशियो है, क्या ये एक्टिविटी रेशियो है, या एफिशिएंसी। टर्नओवर ऑफ रिसीवेबल, प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द राइट ऑप्शन। देखो, जो डेट्स एंड सर्विस कवरेज रेशियो होता है इसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या हमारे जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट है, कि वो हमारी जो डेट है उसको, जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह होता है उसको क्या वो चुका पाने में सक्षम होते हैं, तो सॉल्वेंसी रेशियो। टर्नओवर ऑफ रिसीवेबल जो होता है कि जो हमने डेटर्स को क्रेडिट पे सेल किया है उसकी हम एफिशिएंसी को चेक करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल रेशियो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोप्राइटर जो शेयर होल्डर के फंड्स टोटल एसेट्स के अंदर कितने हैं, मतलब टोटल एसेट की जो फाइनेंसिंग है वो शेयर होल्डर फंड से कितनी है, तो ये स्ट्रक्चरल रेशियो होता है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है एक्टिविटी रेशियो होता है, एफिशिएंसी रेशियो होता है। मैच लिस्ट 1 and 2, इसके अंदर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ओवरऑल एफिशिएंसी, इमीडिएट सॉल्वेंसी। तो हमने इसको मैच करना है अर्निंग पर शेयर, लिक्विडिटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग, स्टॉक टर्नओवर रेशियो।
तो कौन सा चीज किसके साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है कैपिटल गेयरिंग। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जब हम इक्विटी के साथ फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग फंड्स यूज करते हैं ताकि अर्निंग पर शेयर को इनहांस किया जा सके। तो ये कैपिटल गेयरिंग है कि कितना हिस्सा इक्विटी का है, कितना हिस्सा डेट का है। एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कितनी जल्दी हम स्टॉक को सेल के अंदर कन्वर्ट करें। ओवरऑल एफिशिएंसी हमें अर्निंग पर शेयर से पता चलती है। इमीडिएट सॉल्वेंसी हमें लिक्विडिटी रेशियो से पता चलती है कि हमारे पास करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को डिवाइड करके मतलब कितना मतलब कितना हम हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कितनी स्ट्रांग है। Cash flow statement is prepared as per accounting standard. Is it accounting standard 4? Is it accounting standard 3? Is it accounting standard 6? Is it accounting standard 10? तो इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मुताबिक हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। तो वेरी सून मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है किसके साथ डील करता है। Depreciation is an example of direct expense, indirect expense, non-cash expense and none of the above. Depreciation हमें पता है कि ये non-cash expense है जो हम किसी को पे नहीं करते। Which of the following is a false statement? Cash flow statement discloses the complete story of cash movement. Cash flow statement help in evaluating the financial policies and cash position. It's useful for the long-term planning, help the management in determining the policy regarding internal financial management. So the right answer is the long-term plan. ये short-term planning के लिए use होता है। Fixed cost is related to time cost, production cost, variable cost and all of these. हमें पता है कि देखो शॉर्ट रन के अंदर दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये पीरियड कॉस्ट होती है, टाइम कॉस्ट होती है। जैसे हमने रेंट देना है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे हम प्रोडक्शन करते हैं चाहे नहीं करते, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है जो हमें बेयर करनी पड़ती है। तो ये टाइम कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम किस तरह से कह सकते हैं? फिक्स एसेट माइनस करंट एसेट, फिक्स एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। So the right answer is the total liability minus the करंट लायबिलिटी। तो वो हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है। According to accounting standard, depreciation is to be provided on the basis of historical cost of the asset, market price of the asset, replacement of the asset, any of the above. So what is the right answer? As per accounting standard, it is provided on the historical cost of the asset. इसके साथ ही क्या है कि हमारा एमसीक्यू खत्म हो गया है। कल हम फिर से दोबारा मतलब और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंदर है वो मैं लेके आऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है और अगर आपने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इवन आप मेरी ऐप जो है जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर वे के अंदर मटेरियल अवेलेबल होगा उसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी sharing in the description box.